वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 8 की ये बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जिसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं। इसी में हम 3 लेक्चर ले चुके हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हमने इसमें समझा था। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हमने समझा, उसके बाद इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर में। 2 हेडिंग्स लिखी हुई हैं। पहला कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए किसी कंट्री को, और दूसरा इसके फीचर्स क्या हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के ऊपर अभी आए हुए हैं और पहले क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन का आज का आखिरी लेक्चर होगा, दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं। तो क्या है पहले क्वेश्चन का, हम क्या कर चुके हैं उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर में, पहला व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ अ कंट्री, है ना। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने इसको रिकैप करते हुए बताया था कि किसी भी कंट्री के, किसी भी सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, उनको लिख लिया जाए, एक बुक में लिख लिया जाए तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये बात हमें समझ में आई। उसके बाद अगला हमने समझा कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा जाए तो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पज है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो ये बुक हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज क्या क्या है। तो उन्हीं पर्पज को जब हम पढ़ रहे थे तो 2 पर्पज हम कर चुके हैं। पहला पर्पज हमने पढ़ा था कि ये किसी सोसाइटी के आइडियल्स को बताता है, सोसाइटी के आदर्शों को बताता है कि इस सोसाइटी में किन आदर्शों को माना जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। पहला पर्पज तो ये था। दूसरा पर्पज इसका जो हमने पिछले लेक्चर में किया था वो क्या था, ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर के बारे में बताता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो डेमोक्रेसी है या मोनार्की है या कोई और सिस्टम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है वहां के। और जब हम इसको बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, इसके बाद हमने चीजें समझने की कोशिश की। क्या समझने की कोशिश की, हमने ये चीजें समझने की कोशिश की कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी हमने समझने की कोशिश की थी। और उसके अंदर हमने 2-3 चीजें इसमें समझने की कोशिश की थी कि ये हमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पावर से बचाता है। पावर का अगर कोई गलत इस्तेमाल करे उससे बचाता है। कौन कौन कर सकता है, तो हमने 2-3 एग्जांपल्स इसमें देखे। क्या क्या एग्जांपल देखे, तो सबसे पहला तो हमने देखा कि लीडर कर सकता है, लीडर, या फिर जिसको हम कहेंगे मिनिस्टर कर सकता है। पहला तो ये कर सकता है। तो इससे कैसे बचेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमने देखा सबसे ज्यादा जो जरूरी थे वो क्या थे, फंडामेंटल राइट्स थे। तो फंडामेंटल राइट्स इसमें लिखे हुए हैं। दूसरा हमने क्या बोला, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के ऊपर दबाव बनाने से बचाता है। अगर हम देखें तो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के ऊपर दबाव बनाने से बचाता है, या फिर माइनॉरिटी के ऊपर कोई अत्याचार होने से बचाता है। या इसी को दूसरे सेंस में हमने बोला, दूसरे सेंस में हमने क्या बोला कि डोमिनेंट ग्रुप, जो डोमिनेंट ग्रुप होते हैं, जो पावरफुल पीपल होते हैं, जो पावरफुल पीपल होंगे, डोमिनेंट ग्रुप से किसको बचाएगा, डोमिनेंट ग्रुप से लेस पावरफुल पीपल को बचाता है। तो ये 2 चीजें हमने यहां पे देखी थी, जहां पे हम इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी का भी हमने पढ़ा था कि कैसे वहां पे बचाता है। इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल होते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद जब हम चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पर्पज हमने देखे, सोसाइटी का आइडियल और नेचर किसका, पॉलिटिकल सिस्टम का, किसी भी कंट्री का। ये 2 चीज बताई। थर्ड इंपॉर्टेंट पर्पज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है,
थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों क्यों चाहिए होता है? हमने यहां तो देख लिया, लीडर से बचाने के लिए, मेजॉरिटी से बचाने के लिए, डोमिनेंट ग्रुप से बचाने के लिए, लेकिन थर्ड रीजन कुछ ऐसा ऐसा बताने वाला है जिसको आप भी विश्वास नहीं करेंगे। यह बोल रहा है कि खुद को खुद से बचाने के लिए। क्या बोल रहा है? हमें खुद को खुद से बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो ये ठीक है, दूसरा कोई जाति करे चल जाएगा, लेकिन खुद को खुद से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? खुद को खुद से कैसे बचाएं? तो इसका अगर हालांकि हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दूं कि जैसे हमें गुस्सा आ जाए, गुस्सा आके मान लो पड़ोसी पे गुस्सा आ गया, किसी पे भी गुस्सा आ गया, स्कूल पे गुस्सा आ गया और कोई मिला नहीं, आपने स्कूल की बेंच तोड़ दी, नुकसान किसका हुआ? स्कूल का हुआ। तो वहां से भी बचाना है। या फिर किसी दूसरे का नुकसान आपकी वजह से ना हो, उससे भी बचाना है। खुद का नुकसान खुद की वजह से ना हो, उससे भी बचाना है। अब खुद का नुकसान खुद की वजह से कैसे कैसे बचाएगा, उसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, ये हम समझते हैं, आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस में साउंड स्ट्रेंज, ये आपको अजीब लग सकता है, अजीब सुनाई दे सकता है। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब अजीब, ये आपको अलग सा अजीब सा लग सकता है कि खुद को खुद से कैसे बचाएं। बट what is meant by this is what we might at times feel strongly about an issue। इससे हमारा क्या मतलब, what is meant by this का मतलब होता है, इससे हमारा क्या मतलब है, is that we might at times feel strongly about an issue, कि कभी कभी हम किसी इशू को लेके, किसी भी इशू को लेके, किसी भी मामले को लेके, उसके मामले में मतलब बहुत स्ट्रांगली फील करने लग जाते हैं, या फिर हम कहें कि उसके खिलाफ हम कह सकते हैं कि हमारे विचार इतने सुदृढ़ हो जाते हैं कि हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती या बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, या तो वो बहुत अच्छी लगती है या बहुत अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो जब इस तरह का, जब हम किसी इशू को लेके उसके बारे में मतलब इस तरह से स्ट्रांग फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती हैं, तब उस केस में क्या होता है, वी माइट गो अगेंस्ट लार्जर इंटरेस्ट। तो क्या होगा, हम चांसेस हैं कि जो ज्यादातर लोगों के इंटरेस्ट की बात है उसके खिलाफ चले जाएं। हो सकता है सबको कुछ चीज पसंद हो लेकिन आपको ना हो, तो आपकी क्या इच्छा होगी, आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन कौन रोकेगा? कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मदद करेगा कि ऐसे अगर आपकी स्ट्रांग फीलिंग किसी भी चीज के बारे में आए तो आप अचानक से कोई डिसीजन ना लें, और आपको उस चीज से रोकेगा कि आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ फ्रीडम्स आपको भी दी गई है, कुछ फ्रीडम्स आपको भी दी गई है, बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई है। बोलने की आजादी है, तो इतना ना बोले कि वो किसी दूसरे का नुकसान करे, या हो सकता है कि खुद का ही नुकसान कर दे बाद में घूम फिर के। ये चांसेस हैं कि आपकी बोले हुई आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकती हैं चीजें। तो ये इसका कहने का मतलब यही है कि आपका खुद का नुकसान होने से बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। आपका खुद का नुकसान कैसे हुआ? आप कोई भी काम कर रहे हैं, ओवरऑल एक किसी सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, और उस सोसाइटी में आप भी रह रहे हैं, तो सोसाइटी का नुकसान आपका खुद का भी नुकसान है। समझ में आया कि कैसे एक का नुकसान, आप खुद का नुकसान कैसे करते हैं किसी दूसरे का नुकसान करके? क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है, अगर हम देखें पूरे रूप में देखें, एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहां पे आप नुकसान कर रहे हैं किसी दूसरे बंदे का, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, और उस सोसाइटी में आप भी एक पार्ट हैं। तो जब सोसाइटी का नुकसान है, आपका भी नुकसान है। हो सकता है वो रिफ्लेक्ट करके दोबारा आए और आपका नुकसान करने की कोशिश करे किसी ना किसी तरीके में। ठीक है, तो लुक एट दिस स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब इसको समझने के लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था, एक और स्टोरी हम पढ़ेंगे, तो इस स्टोरी से हमें अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टोरी क्या है? शबनम, शबनम नाम है इस लड़की का, और इसके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं।
क्या विचार चल रहे हैं देखते हैं। आई हैव टू चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, कि मेरे को कल के टेस्ट के रिवाइज करने के लिए 2 चैप्टर बचे हुए हैं। इसके दिमाग में चल रहा है इसका टेस्ट है कल, लेकिन 2 चैप्टर अभी भी बचे हुए हैं रिवाइज करने के लिए। तो क्या हो रहा है, बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, लेकिन ये टाइम मेरे फेवरेट टीवी प्रोग्राम का है। अब लड़की कंफ्यूज है, 2 चैप्टर भी बचे हुए हैं, प्रोग्राम भी है, इसका फेवरेट है, क्या करे, प्रोग्राम देखे कि पढ़े। अब इसको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहां पे आई एम डाइंग टू वॉच इट, मुझे देखना है, मैं मरी जा रही हूं उसको देखने के लिए, ठीक है। देन बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन, लेकिन अगर मैंने सीरियल देखा, वो प्रोग्राम देखा, तो मेरे को वो जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं उनके रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये इसके दिमाग में विचार चल रहे हैं। तब इसकी मम्मी पूछती है इससे, इसकी मम्मी है, मम्मी पूछती है, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड। वरीड मतलब चिंतित, लुकिंग मतलब दिखाई दे रही हो, तो आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो। इसकी मम्मी अपनी बेटी से पूछती है कि शबनम इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो। तो यहां पे शबनम अपनी प्रॉब्लम बताती है कि आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, कि मैं भी ये टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूं, बट लेकिन मेरा कल टेस्ट है, आई हैव अ टेस्ट टुमारो। आई वॉन्ट टू वॉच दिस प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। मैं भी देखना चाहती हूं लेकिन मेरा टेस्ट है, ठीक। क्या हुआ, इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच। अगर आप सभी टीवी देखोगे तो मेरा भी मन करेगा मैं भी टीवी देखूं, क्योंकि मैं कमरे में पढ़ूंगी लेकिन मुझे सीरियल की आवाज आएगी तो मेरा बार बार मन करेगा मैं टीवी आके टीवी देखूं, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगेगा। तो जब आप सब टीवी देखोगे तो मेरा भी मन करेगा टीवी देखूं। आई हैव एन आइडिया, तो इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है, व्हाट इफ नो वन वॉचेस टीवी टुनाइट। अगर ऐसा हो कि आज रात कोई भी टीवी ना देखे तो क्या हो, तो देन आई मे नॉट बी टेम्प्टेड, तो हो सकता है कि मैं इस तरफ ना खींचूं, ना खींची चली हूं, टेम्प्टेड, अट्रैक्ट ना हो इस साइड, ठीक है, इस साइड डिस्टर्ब ना हो। तो जब अब टीवी चलेगा ही नहीं तो मेरे माइंड में विचार आएगा ही नहीं, माइंड में विचार नहीं आएगा तो मैं पढ़ लूंगी। तो इसलिए क्या डिसीजन लिया कि सब टीवी बंद करो और मैं पढ़ती हूं, कोई मत देखो, ठीक है। लेकिन यहां पे भी अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी का इशू होता कि हम मेजोरिटी में हैं, हम 2 बंदे हम टीवी देख रहे हैं, तुम जाके पढ़ो, तो माइनॉरिटी में तुम्हारी बात क्यों सुने, तो गड़बड़ हो जाती ना। तो यहां पे डेमोक्रेसी ने यानी सबने मिलकर डिसीजन लिया, और यहां पे खुद का भी डिसीजन था कि खुद का नुकसान हो जाता अगर ये डिसीजन लेती कि मुझे टीवी देखना है। क्यों, क्योंकि इसकी इच्छा थी। अगर खुद के डिसीजन से खुद का नुकसान हो जाता तो अगले दिन टेस्ट में क्या होता, यहां पे टेस्ट की हालत देख लेते हैं। इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छा हुआ, आई डिड नॉट वॉच टीवी, कि मैंने टीवी नहीं देखा। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, जो चैप्टर रिवाइज करने के लिए बचाए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसने खुद डिसीजन लेके कि टीवी नहीं देखना अच्छा है, आज टेस्ट के लिए पढ़ना अच्छा है, कितना अच्छा किया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि खुद के डिसीजन से इसने खुद को बचा लिया। क्लियर है, तो ये स्टोरी समझ में आई। अब क्वेश्चन इसमें लिखा है, व्हाई वाज शबनम हैप्पी दैट शी हैड नॉट वॉच टीवी। शबनम क्यों हैप्पी थी, क्यों खुश थी कि उसने टीवी नहीं देखा। तो क्वेश्चन ये है, आंसर आप बताओ, क्यों खुश हुई शबनम टीवी ना देखने की वजह से। बिल्कुल, आप सभी ने अभी तक बोल दिया होगा कि लास्ट 2 चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन थे और उसने वो ठीक कर लिए एग्जाम में। अब क्यों, टीवी ना देख के उसने पढ़ाई कर ली अपनी। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो आपको इससे सीखना है कि पढ़ना भी जरूरी है, और पढ़ाई के बीच में इस तरह के विचार आते रहते हैं कि वहां खेलने जाना था, ये करना था, फेवरेट टीवी प्रोग्राम आने वाला है, तो इन सबको साइड में रखना पड़ेगा।
इन सबको आपको सोचना पड़ेगा। आपको खुद को खुद के विचारों से बचाना पड़ेगा। कौन से विचारों से? जो आपके लिए गलत हो सकते हैं, उन विचारों से खुद को बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने इस स्टोरी से सीखा और ये स्टोरी हमें बताई। और अब हम क्या करेंगे, जैसे इसने खुद के डिसीजन से खुद को बचाया, सिमिलरली उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कुछ डिसीजन लेने से बचाता है। जैसे इस लड़की ने, शबनम ने खुद को डिसीजन लेके खुद को बचा लिया, लेकिन हर बार मम्मी पापा सामने नहीं होते ना जो मान जाएंगे हर बात को कि चलो ठीक है टीवी नहीं देखते। लेकिन ऐसे सिचुएशन में डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा। और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है इस तरह के गलत डिसीजन लेने से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब गलत डिसीजन लेते हैं तो उससे बचाने के भी प्रावधान है, उससे बचाने के लिए भी रूल लिखे हुए हैं ताकि कोई गलत डिसीजन ना ले। क्यों? क्या होगा अगर गलत डिसीजन ले लेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट मतलब गलत प्रभाव, उल्टा प्रभाव। तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है जो डिसीजन हम गलत लेंगे। ऑन दी लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। वो प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? उन प्रिंसिपल्स के ऊपर, उन सिद्धांतों के ऊपर जिसके ऊपर पूरा कंट्री बिलीव करती है, पूरे कंट्री के विश्वास है। वो सिद्धांत कहां लिखे हुए हैं जिनके ऊपर पूरा कंट्री बिलीव करती है? कहां लिखे हैं वो सारे आदर्श? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो आपके उस गलत डिसीजन की वजह से उन सिद्धांतों पे, उन आदर्शों पे फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको बचाता है ऐसे डिसीजन लेने के लिए भी जो आपके लिए, जो आप डिसीजन लेते हैं और आपके लिए गलत हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं आपके आदर्श भी शामिल है। आप गुस्से में आके एक बार तो डिसीजन ले लोगे, लेकिन बाद में फिर पछताना पड़ेगा कि उस दिन में वो नहीं करता तो अच्छा होता। ठीक है, आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसने दिया। इस एग्जाम्पल को मैं पहले इसलिए नहीं देना चाह रहा था क्योंकि यहां पे आ जाए तो आपको यही समझ में आए। ठीक है, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेसी। कि ये बिल्कुल संभव है, पॉसिबल मतलब संभव, कि ये संभव है, ये पॉसिबल है कि मैनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेसी, बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, बहुत सारे लोग जो एक लोकतंत्र में रहते हैं, might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator. क्या बिलीव आ गया उनके पीछे कि ऐसा कई बार हो सकता है, बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं उनको ये लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा वो हो गई है, खराब हो गई है, इतनी ज्यादा खराब हो गई है दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, कि अब हमें डेमोक्रेसी की बजाय अब हमें स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए। डिक्टेटर कौन होता है? जो हुक्म चलाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सब लोगों से पूछ के डिसीजन लिया जाता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होगा कि एक बंदे का हुक्म चलेगा, किसी से नहीं पूछना, उसने जो डिसीजन ले लिया फाइनल है। तो डेमोक्रेसी में रहते हुए लोगों के दिमाग में ये विचार आ सकता है कि नहीं, अब पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ज्यादा भद्दी हो गई है, इससे नुकसान हो रहा है सोसाइटी का, तो अब हमें एक सिंगल क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए, हमें एक मजबूत हुक्म चलाने वाला चाहिए, हुकूमत वाला चाहिए। ये दिमाग में आ सकता है। टू सेट दिस राइट, उसको ठीक करने के लिए, जो पार्टी पॉलिटिक्स जो खराब हुई है इसको ठीक करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की जरूरत है। ये दिमाग में आ सकता है, किसी के भी आ सकता है जो देखेगा अच्छा भ्रष्टाचार खूब हो रहा है। जैसे एग्जांपल, किसी के दिमाग में आएगा यार ये भ्रष्टाचार है ना आजकल बहुत हो रहा है सोसाइटी में, ये पार्टी वार्टी कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, इससे अच्छा तो होता कि एक राजा होता, सबको एक साथ सीधा कर देता। दिमाग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है कि इस तरह का मेरे दिमाग में कोई विचार आ जाए, लेकिन इस तरह का जब विचार आएगा दिमाग में तो उससे बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ होना चाहिए ना, तो उससे बचाने के लिए भी इसमें रूल्स हैं। ठीक है, तो
स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, स्वेप्ट मतलब उसमें बह जाना, ठीक है। इस इमोशन में बह जाने की वजह से, इस इमोशन के द्वारा आपको लेके गया, वो बहा ले गया, इस इमोशन में आपको बहा ले गया, ठीक है। तो इन भावों में, इन इमोशन में जब वो आपको बहा ले जाएगा, हो सकता है कि इन इमोशंस आपके इतने स्ट्रांग हो जाए कि आप इस इमोशन के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं, हमें तो चेंज करना पड़ेगा। जैसे नेपाल के लोगों ने किया, मोनार्की से डेमोक्रेसी के लिए रोड पे आ गए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हो सकता है कि किसी के दिमाग में आ जाए नहीं, डेमोक्रेसी खराब चीज है, हमें मोनार्की चाहिए, हमें राजा चाहिए। हो सकता है किसी के इमोशन इतने स्ट्रांग हो जाए कि वो रोड पे आके आंदोलन करना शुरू कर दे इस चीज को लेके, बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। दे मे नॉट रियलाइज, जो इमोशंस जिसके अंदर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे किसी चीज को लेके, तो उन्हें रियलाइज नहीं होगा दैट इन द लॉन्ग रन, कि लंबा चलते हैं, जब जब मतलब हम दूर भविष्य को देखें, इन द लॉन्ग रन यानी कि बहुत टाइम के बाद, शॉर्ट टाइम के लिए तो ठीक है डिक्टेटरशिप, लेकिन इन द लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, कि जो डिक्टेटोरियल रूल है, जो हुकूमत जो चलाई जाएगी, वो उसके खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ है। वो ये भूल जाएंगे कि डेमोक्रेसी ही तुम्हें आजादी देती है, हमें अपना हम जो बोल रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने की। थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, हमें यहां पे लग रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत खराब है, थोड़े टाइम के लिए तो हमें लग रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत खराब है, इसको चेंज करके डिक्टेटरशिप में चेंज कर देना चाहिए। तो हो सकता है कि एक बार डिक्टेटरशिप आके उसको चेंज कर दे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो डिक्टेटरशिप आपके सारे अधिकार आपसे छीन ले। तो हम शॉर्ट रन में तो कह सकते हैं कि वो सफल होगी, लेकिन लॉन्ग रन में यानी कि लंबे टाइम के दौरान जब हम उसे देखेंगे तो हमें फिर से फील होगा कि नहीं, डेमोक्रेसी ही अच्छी थी, यानी कि जो आपने डिसीजन लिया वो आपके ही इंटरेस्ट के खिलाफ चला गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से भी बचाता है कि हम ऐसे इमोशंस में ना बह जाएं, इमोशंस में बह के ऐसे कुछ गलत डिसीजन ना ले लें जो हमें हमारे ही खिलाफ कर दे। समझ में आई चीजें? आपको समझ में आई होंगी आशा करता हूं। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें रूल होंगे कि ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बेसिक आइडियल्स जो सोसाइटी के आइडियल्स हैं, उन आइडियल्स को ना बदलने दे। सोसाइटी के आइडियल तो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी, लेकिन उसको डिक्टेटरशिप में ना चेंज करने दे। अभी मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं आऊंगा क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को खुद को चेंज करने से कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के रूल्स हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो बेसिक आइडियल्स हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है आप इमोशन में बह गए, नहीं यार इससे तो मेरा नुकसान हो रहा है, चलो इसको चेंज करते हैं, पता चला कि आपने चेंज करके खुद का ज्यादा नुकसान कर लिया। तो इन सारे इमोशन से बचाने के लिए, यानी कि आपको खुद से बचाने के लिए, खुद को खुद से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं कि आप चाह के भी उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक रूल्स हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेसिक स्ट्रक्चर। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे एग्जांपल लेते, बेसिक स्ट्रक्चर में एक दो एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। ये मैंने क्या लिखा है, डेमोक्रेसी, यानी इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। ये लोकतंत्र है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये नहीं कहता कि यही है, बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे आइडियल्स हो सकते हैं, बहुत सारे आदर्श हो सकते हैं, उनमें से एक ये है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को चेंज करके मैं डिक्टेटरशिप चाह के भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारी सोसाइटी के आदर्शों को दिखाता है। तो कुछ लोग जो हो सकता है कि डोमिनेंट हो, पावरफुल हो,
उनके दिमाग में है कि नहीं यहाँ पे ये रूल अच्छा हो सकता है, तो वो चाह के भी इस रूल को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है? वो हमारे सोसाइटी के बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बताता है, जिसको चेंज करने से, जैसा हमने पढ़ा था कि किसी गेम के कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं, उसको चेंज करते ही गेम ही चेंज हो जाता है। तो यही वो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको चेंज किया तो पूरी कंट्री का स्वरूप ही बदल जाएगा, पॉलिटिकल नेचर ही बदल जाएगा, सोसाइटी के आइडियल्स ही बदल जाएंगे। तो इसीलिए उन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने से हमें रोकता है, यानी कि हमें खुद से खुद को बचाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पर्पस था। अभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि खुद से खुद को कैसे बचा रहे हैं। It does not allow for easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizen, protect their freedom. एक तो हमने बताया कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होने देता। दूसरा ये बोल रहा है कि राइट्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन को जो अधिकार दिए हैं उनको भी छीने जाने से बचाता है यही रूल, खुद को खुद से बचाना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है कि हमारे जो फ्रीडम के जो राइट्स हैं, हमारे जो फ्रीडम है, हमारे जो राइट्स हैं, उनको छीने जाने से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है कि हमसे हमारे अधिकार ना छीन लिए जाएं, राइट्स ना छीन लिए जाएं, हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो आज़ादी है वो ना छीन ली जाए, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं इमोशंस में बह के मैं आज बोलने लग जाऊं कि नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोलता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के, ओवरऑल सोसाइटी के आदर्श उसमें लिखे हुए हैं। तो उस वजह से मेरी जो थोड़ी देर की जो इच्छाएं हैं उन्हें रोकने में मदद करता है कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे खुद से खुद को बचाता है। समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये हमने पढ़े। तो फ्रॉम अबाउट डिस्कशन, जो हमने ऊपर डिस्कशन किया, यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमने देखा कैसे कैसे मिसयूज ऑफ पावर बचाता है मिनिस्टर से, डोमिनेंट को लेस पावरफुल से बचाता है, मेजोरिटी के दबाव में माइनॉरिटी कुछ ना करे तो इसीलिए माइनॉरिटी को बचाएगा मेजोरिटी से, और लास्ट वाला हमने खुद से खुद को बचाएगा। ठीक है, तो ये सारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि ये सारे वो करता है। तो ये इसी के साथ हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये खत्म होता है। इसकी छोटी सी समरी ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि ये कुछ आइडियल्स को वो करता है, लिखता है सोसाइटी के आइडियल्स को, कि सोसाइटी में क्या क्या आइडियल्स हैं। That forms the kind of a country in which we as a citizen aspire to live in, जिसमें एक सिटीजन रहना चाहता है तो उनके क्या क्या आदर्श हैं, सिटीजन्स के आदर्श, सिटीजन्स की इच्छाएं, सिटीजन की एस्पायर, जो वो एस्पायर करते हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। एस्पायर का मतलब महत्वाकांक्षा, इच्छा। तो सिटीजन्स की इच्छाओं को सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में बदला जाता है, और वही आइडियल्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं आइडियल्स को लिखता है, उन्हीं आइडियल्स को बताता है हमें कि ये आइडियल्स हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम दूसरे कहें तो फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में हमें बताता है। इसके अंदर क्या क्या है, हमने फर्स्ट टाइप में क्या क्या पढ़ा था, इसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा, ये भी बताएगा। एग्रीमेंट जो होता है बेसिकली ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट सिटीजन बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, तो वो क्या क्या एग्रीमेंट है, वो आइडियल्स क्या क्या हैं बेसिकली, जो सिटीजन जहां रहना चाहते हैं तो सिटीजन के आइडियल्स को उसमें लिखे गए हैं। देन उसके बाद वी अंडरस्टूड इट फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ नेपाल, नेपाल के एग्जांपल से हमने इसको समझा भी था कि कैसे वहां के लोग डेमोक्रेसी चाहते थे लेकिन ऊपर क्या था, मोनार्की था। तो उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करके अपनी उस आइडियल को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाने के लिए लड़ाई लड़ी, और फाइनली उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी डेमोक्रेसी लिखा गया, और वहां पे भी अब डेमोक्रेसी आ गई। कैसे मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ गए ये हमने समझा नेपाल के एग्जांपल से, क्योंकि सोसाइटी के आइडियल्स बोलते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन ऊपर मोनार्की थी, मैच नहीं कर रहे थे, तो वो मैच हुए। Hence, to change from monarchy to democracy, the constitutive rules needed to be changed.
मोनार्की से डेमोक्रेसी में जाने के लिए कॉन्स्टिट्यूटिव रूल बदलने पड़ेंगे, और कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहाँ लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना पड़ेगा। दिस इज वाई पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। इसीलिए वहां के लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, क्योंकि नए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके आइडियल्स थे, पुराने में नहीं थे। ठीक है, ये चीज हम पहले भी समझ चुके हैं, इसकी समरी है। और उसके बाद सेकेंड पर्पज क्या था हमारे इसका, हमें क्यों चाहिए कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन? तो सेकंड पर्पस था ये नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम बताता है, किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर क्या है वो बताता है। और उसके अंदर भी हमने क्या देखा था कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसका रूल थोड़ा सा, और इसका अगर हम देखें यूज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसे बढ़ जाता है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसके यूजेस में अगर हम देखें तो ये सबसे पहला मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कि कोई अपनी अथॉरिटी का, कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे, उससे बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या बचाएगा कि डोमिनेंट ग्रुप जो अगर हम देखें लेस पावरफुल पीपल हैं, उसके खिलाफ अपनी पावर का मिसयूज ना करें, तो उससे बचाएगा। और तीसरा क्या बचाएगा कि एक जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी वो माइनॉरिटी के ऊपर दबाव ना बनाए, इससे बचाएगा। जिसको हमने देखा इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन से, कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर दबाव ना बनाए, और एक कम्युनिटी के अंदर एक तरह के लोग दूसरे तरह के लोगों पर दबाव ना बनाए। ये दोनों तरह का हमने देखा। इन सब चीजों से कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। ये हमने सेकंड पर्पस देखा। उसके बाद लास्ट पर्पस क्या था? लास्ट इसका पर्पस था खुद को खुद से बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, जिसको हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। ये भी आपको समझ में आया होगा। ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं, और इसी हिसाब से आपकी बुक ने है ना एक टेबल लिखी हुई है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस रिकैप द रीजंस व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। इसको रिकैप करते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों करता है रोल प्ले इतना इंपॉर्टेंट। रिकॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट यू हैव हर्ड अबाउट रीड अबाउट थ्रू दीज एग्जांपल्स। तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कौन से हैं जिसको हमने पढ़ा, इन एग्जाम्पल्स हमें वो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बताने हैं। सबसे पहला, पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। नेपाल के लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट किया? क्वेश्चन है, क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि वो सोसाइटी के आइडियल्स को दिखा नहीं रहा था पुराने वाला, नए वाला चेंज करना पड़ा। यही इन्होंने लिखा, इट लेज डाउन द आइडियल्स दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दे वांट टू लिव इन। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो सोसाइटी के आइडियल्स लिखे हैं और सोसाइटी के आदर्श लिखे हैं कि हम इस तरह की कंट्री में रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पुराना मैच नहीं कर रहा था। दूसरा देखते हैं, सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट। सुरेश अनिल के ऊपर कमेंट जो मार रहा था, हमने उस स्टोरी में पढ़ा था, ये किस कॉन्स्टिट्यूटिव रूल को दिखाता है? याद कीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कौन सा है? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। क्या है? यहां पे आप लिख सकते हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या फिर मिसयूज ऑफ पावर। ये रूल है जिसकी वजह से उसने उसको दबाया। तो कहीं ऐसा होता होगा तो हम देखते समझ जाएंगे कि यहां पे अथॉरिटीज का बहुत मिसयूज होता है ना। उसके बाद अगला देखते हैं, द गर्ल डू नॉट गेट टू प्ले बास्केट। गर्ल्स को बास्केटबॉल खेलने को कभी नहीं मिलता, बिकॉज क्योंकि बॉयज आर इन ए मेजोरिटी। जो बॉयज हैं वो मेजोरिटी में, हमेशा उनकी बात सुनी जाती है। तो क्या है? ये कौन सा रूल है? ये रूल है मेजोरिटी माइनॉरिटी को दबा रही है, तो मेजोरिटी डोमिनेटिंग माइनॉरिटीज। क्या है यहां पे? या फिर इसको समझे सीधे सीधी भाषा में लिखूं तो इसको मैं कह सकता हूं मेजॉरिटी रूल। जो मेजॉरिटी कहेगी वो माना जाएगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में लिखूं, डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। या फिर टायरनी, टायरनी जो हमने पढ़ी थी, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये भी हम कह सकते हैं कि हमेशा मेजॉरिटी की सुनी जा रही है, माइनॉरिटी को दरकिनार कर देते हैं।
तो अत्याचार हो रहा है मेजोरिटी का माइनॉरिटी पे, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। लास्ट है शबनम डिसाइड्स टू रिवाइज द चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। शबनम डिसाइड करती है कि उसे चैप्टर रिवाइज कर लेने चाहिए टीवी ना देख के। तो कौन सा रूल है? हमने थर्ड पर्पस अभी अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ये हमारा थर्ड पर्पस है, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ठीक है, तो ये हमने देखा, और इसी के साथ, इसी आशा के साथ कि आपको ये चीज़ें बहुत इजी लगी होंगी और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में अगला जो टॉपिक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।